हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षाल इंस्टीट्यूट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में बच्चों हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डिस्कस कर रहे थे, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों। अब उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे, अब जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी नंबर्स are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 2। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं कि उनमें से एक डिजिट कम से कम 2 हो। नंबर्स में कम से कम एक डिजिट क्या हो? 2। अब देखिए 100 और 1000 के बीच में अगर आप नंबर देखेंगे बच्चों तो 3 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे। कितने होंगे? 3 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे। अब यहां पर एक डिजिट भी 2 आ सकती है, 2 भी आ सकती है 2 और 3 भी आ सकती है बच्चों। तो एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें, 1 डिजिट 2 वाला निकाल दें, फिर 2 डिजिट 2 वाला निकाल दें, फिर 3 डिजिट 2 वाले सारे केस निकाल दें, उनको ऐड कर दें। और दूसरा तरीका बच्चों क्या है कि जब भी आपको ऐसा निकालना हो कि एट लीस्ट वन ऑफ डिजिट इज 2, तो इसको आप लिख सकते हैं टोटल नंबर फॉर्म माइनस नो डिजिट इज 2। यानी कि टोटल जितने भी नंबर फॉर्म हो रहे हैं वो सब आपने निकाल लिए और उसमें से वो माइनस कर दिए नंबर जिसमें 2 आ ही नहीं रहा है। तो अब कौन से वाले बच्चे आएंगे बच्चों? जिसमें 2 आ रहा है। अब चाहे वो एक बार आ रहा हो, चाहे 2 बार आ रहा हो या 3 बार आ रहा हो, यही तो होगा बच्चों। अब देखिए, अब बात आती है कि टोटल नंबर फॉर्म कैसे निकलेंगे। अब 3 डिजिट है बच्चों हमारे पास। डिजिट यूज करने के लिए बच्चों कितनी है? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी हैं बच्चों। अब पहले वाले प्लेस के लिए देखेंगे बच्चों तो या तो रिपीटेशन अलाउड होगा क्योंकि 100 और 1000 के बीच है नंबर, रिपीटेशन और अलाउड तो दिया नहीं है। तो पहले वाले डिजिट में 0 नहीं आ सकता 100 प्लेस पे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 100 प्लेस पे 0 रख दिया तो वो नंबर 100 से छोटा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए 9 ऑप्शन हो गए बच्चों। इसके बाद टेंस वाले प्लेस पे तो कोई भी डिजिट आ सकती है इन सब में से, तो 10 ऑप्शन हो गए। वंस वाले प्लेस पे इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो 10 ऑप्शन हो गए बच्चों। यानी टोटल कितने नंबर फॉर्म हो गए बच्चों हमारे पास? 900। टोटल 3 के कितने नंबर बन जाएंगे? 9। अब उसमें से बच्चों हमें वो नंबर निकालने हैं जिसमें 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा। अब 2 नहीं आएगा तो बच्चों ये यहां से 2 हट जाएगा। अब ये टोटल कितने बच गए? 8। तो 10th प्लेस के लिए तो बच्चों 8 हो गए क्योंकि 0 तो उसमें भी नहीं आएगा। अब इन सब के लिए बच्चों कितने बचे? यहां पर 9 और 9, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं सकता ना, 2 हमने बिल्कुल हटा दिया। 9 9 जा 81, 81 इंटू 7 बच्चों, तो 8 और 8 8 जा 64, ये हो गया बच्चों। माइनस करिए तो 10 में से 2 गए, 9 में से 4 गए 5 और 8 में से ये आ गया 252। यानी कि आपको कितने नंबर ऐसे मिलेंगे जिसमें कम से कम एक बार 2 आएगा। यानी एक बार भी 2 आएगा, 2 बार भी 2 आ सकता है और 3 बार भी 2 आ सकता है। तो 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर मिलेंगे बच्चों? तो ऐसे हमें नंबर मिलेंगे 252। क्लियर हुआ बच्चों सबको? समझ में आ गया सबको? यानी जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? टोटल माइनस नो वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल तो सारे निकल कर आ गए। अब एटलीस्ट में तो बहुत सारे केस बनते हैं कि 1 डिजिट 2, 2 डिजिट 2, 3 डिजिट 2, तो हमने 9 डिजिट 2 वाले माइनस कर दिए। वो बहुत आसान होता है कि 2 यहां से हटा दिया। अब यानी यूने 100 प्लेस के लिए तो 8 ऑप्शन बचे, 10 के लिए 9 ऑप्शन हो गए, 1 प्लेस के लिए भी 9 ऑप्शन हो गए। तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया कैसे हुआ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यानी आपको बस यहां पर यह ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो वो नंबर कितनी बार भी आ सकता है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक बार जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है हाउ मैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लिखते हैं, हमें दे रखा है हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड
can be formed from the letters A, B, C, D, E. पहला, रिपीटेशन इज अलाउड. सेकंड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सॉल्यूशन. क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो हमें दे रखा है कि हमें 5 लेटर्स दे रखे हैं यहां पर ए बी सी डी ई. ए बी सी डी ई. अब वो ये कह रहा है कि हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है. 3 लेटर में बच्चों वो ये हमसे कह रहा है पहले वाले केस में कि रिपीटेशन अलाउड है. रिपीटेशन अलाउड का मतलब हुआ कि कोई भी लेटर कितनी बार भी आ सकता है. ठीक है बच्चों, तो ये 5 है. पहले वाले को बनने के लिए 5 तरीके. अब जो यहां पर आ गया वो दोबारा भी आ सकता है, यानी दूसरे वाले बनने के कितने तरीके हो गए 5, और तीसरे वाले को बनने के कितने तरीके हो गए 5. तो 5 5 जो 25 इंटू 5 125 बेस हो गए. सेकंड वाले में आप देखोगे बच्चों, तो सेकंड वाले में कैसे निकलेगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो पहले वाले को बनने के तो 5 हो गए. ए बी सी डी, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है. मान लीजिए कि यहां पे डी आ गया, तो अब दोबारा तो डी आ नहीं सकता, डी हट गया. सेकंड वाले के लिए कितने ऑप्शन हो गए बच्चों 4, ये भी हट गया. अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन हो गए 3. 20 इंटू 3 बच्चों कितने आ गए 60. अब इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपको थ्योरी में लिखकर आना पड़ेगा बोर्ड के लिए. तो बोर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 5 है तो आपको लिखना है कि हेयर रिपीटेशन इज अलाउड, देन एनी लेटर केम हाउ एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट डिजिट इज 5, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकंड डिजिट इज 5, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड डिजिट इज 5. बाय यूजिंग ऑल 3 डिजिट्स वी मेक 3 डिजिट नंबर. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125. इतनी बात आपको समझ में आ गई. यानी जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं वो आपको वहां पे लैंग्वेज में और लिखकर आना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा. आप सिर्फ बॉक्स बनाए आएंगे तो इसमें आपको मार्क्स कब मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमने करा कैसे वो आपको लिखकर आना पड़ेगा. यहां तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं, तो एग्जाम में ये आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा. क्लियर हुई बच्चों बात. तो ये आपने देखा बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. अब इसमें कोई मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन. जैसा कि हमारा टॉपिक है बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, तो हमने यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम वो टर्म पढ़ रहे हैं जो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के काम में आते हैं. तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल पढ़ लिया बच्चों, और फिर हमने पढ़ लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब जो टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे हम परम्यूटेशन. तो परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों, परम्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स दे रखे 1 2 3 4 5, तो अगर n ऑब्जेक्ट्स लेने से, n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेकर अगर हमें नंबर ऑफ वेज निकालना है कि हम r ऑब्जेक्ट्स को उसमें से कितने तरीके से सेलेक्ट और अरेंज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों परम्यूटेशन. जैसे मैंने आपको लिया कि हमारे पास जैसे ए बी सी डी दे रखे हैं 4. अब वो ये कह रहा है कि 2 लेटर लेकर आप कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो. तो बच्चों ए बी कर सकता हूं मैं, ए सी कर सकता हूं, ए डी कर सकता हूं. मान लीजिए ए बी सी 3 मान लिए, तो ए बी और ए सी बच्चों. इसके बाद ए बी को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं बी ए सी को क्या लिख सकता हूं सी ए. अब एक मैं बी सी ले सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं सी बी. यानी अगर मुझे 2 लेटर लेकर वर्ड फॉर्म करने होंगे तो मैं टोटल कितने वर्ड फॉर्म कर दूंगा बच्चों, 6 वर्ड फॉर्म कर दूंगा. बात समझ में. परम्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर हम उसे टोटल नंबर मतलब कितने तरीके से सेलेक्ट प्लस अरेंज कर सकते हैं. तो कितने अलग अलग टाइप के हम वर्ड फॉर्म कर सकते हैं बाय टेकिंग r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट्स लिए बच्चों 2, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड फॉर्म हो गए. तो ये हो गया इसका परम्यूटेशन. तो देखिए कि परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों. तो परम्यूटेशंस की बच्चों हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ number of things from given things is called permutations.
तो जैसा मैंने आपको बच्चों ये बताया, तो परम्यूटेशन डेफिनेशन भी वही कह रही है। देखिए कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड, हम अरेंजमेंट जितने भी बना सकते हैं, अब मेड बाय टेकिंग, हम कुछ ले लें, सम ले लें या सारे ले लें ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स दिए उनमें से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परम्यूटेशन बोलते हैं। जैसा मैंने आपको यहां पे एग्जांपल देके बताया कि अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट दे रखे हो, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे। बस एक चीज आप ध्यान रखना कि परम्यूटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि n थिंग्स दी जाएंगी, उसमें से हमें r लेनी है। तो जब भी आप परम्यूटेशन का क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेने, आप a नहीं ले सकते हैं भाई। ABC दे रखा है आपको, इसका मतलब एक बार दे रखा है, एक बार A, एक बार B, एक बार C, तो आप रिपीटेशन यहां पे नहीं कर सकते, एक A को 2 बार नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों। अब इसकी बच्चों दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? दूसरी डेफिनेशन होती है बच्चों द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time is Pn, r और npr। यानी अगर बच्चों हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताने हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकलेगा बच्चों? तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि Pn, r लिख देते हैं या फिर npr लिख देते हैं बच्चों। अब देखिए अगर हमारे पास Pn, r लिख रहा है या फिर हम npr लिख देते हैं बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। यहां पे बच्चों p जो डिनोट करता है वो परम्यूटेशन को डिनोट करता है, n बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को करता है, और r बच्चों हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को करता है। ये है बच्चों। दोबारा समझिए आप पूरा परम्यूटेशन को कि परम्यूटेशन में हम कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों। तो परम्यूटेशन होता क्या है? परम्यूटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, उन n ऑब्जेक्ट्स में से वो हमसे कहेगा कि r ऑब्जेक्ट्स लेकर आप इन्हें अरेंज कर दीजिए, और जितने वेज हैं अरेंज करने के, वो वेज, नंबर ऑफ वेज क्या कहलाते हैं? परम्यूटेशन कहलाते हैं। सिंपल भाषा में तो ये है कि जैसे मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट है, अब वो ये कहेगा कि जैसे मेरे पास मान लीजिए कि हमारे पास 100 लेटर दे रखे हैं, 100 लेटर्स हैं या 20 लेटर्स हैं, आप मान लीजिए 20 लेटर्स है, वो कहेगा कि 5 लेटर सेलेक्ट करके आप अलग अलग वर्ड बना दीजिए। जितने वर्ड फॉर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कहलाएंगे। तो बच्चों सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम गिवन थिंग्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में बच्चों वो हमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बच्चों हम n मान लेते हैं, और जितने हमें चाहिए होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 20 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 5 चाहिए हमें, तो जो 5 है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और p यहां पे क्या बताता है? परम्यूटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर हमें निकालना है, वो कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने किसी काम को करने के। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें एक टाइम पर r लेने हैं, तो उसको बच्चों हम डिनोट करते हैं Pn, r से, और इसको हम डिनोट करते हैं npr से भी बच्चों। और Pn, r बच्चों और npr निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल तो आप पढ़ ही चुके हो बच्चों, तो आप चाहे तो उसे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, तो इसको फॉर्मूला क्या आएगा? फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। P यहाँ पे परम्यूटेशन हो गया बच्चों, n हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r हो गया बच्चों रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया कि परम्यूटेशन कैसे निकलता है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकलते हैं बच्चों, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आपको ये इजी होगा कि हम परम्यूटेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें n ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स लेकर हमें अरेंज करने हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंज करने के, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? परम्यूटेशन बोल देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहां से बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं वो आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। अब देखिए कि बच्चों हमने मान लिया कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स ही सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं, तो बच्चों हम यहां पे प्रूफ पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1 का। देखिए इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, then
टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा बताइए? पी एन कॉमा एन हो जाएगा। पी एन कॉमा एन मतलब एन ऑब्जेक्ट दे रखे हो ना, मैं एन ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो एन पी एन का बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस एन। अब ये हो गया बच्चों एन पी एन अपॉन में फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल 0। यही हो गया बच्चों। अब देखिए कि अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे और हमें सेलेक्ट भी कितने करने हैं? एन ही करने हैं। अब एन ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों 1 2 3 और हैं कितने? एन। और सेलेक्ट भी कितने करने हैं हमें? 1 2 3 ऐसे एन करने हैं। पहले वाले को करने के कितने तरीके हो गए बच्चों? एन। दूसरे वाले को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? एन माइनस 1। तीसरे वाले को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? एन माइनस 2। ऐसे लास्ट वाले को 1। तो 1 से n तक का इंटू होगा तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे बच्चों? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 0 इधर आ जाएगा, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n कटे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से बच्चों निकल कर आता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी जैसे आपको 10 बॉल्स दे रखी हैं और आपको 10 ही बॉल सेलेक्ट करनी है, तो पहली बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे बच्चों? 10, क्योंकि 10 बॉल्स है। दूसरी बॉल जब आप निकालोगे तो एक कम हो जाएगी 9। तीसरी बॉल जब निकालोगे तो 8। चौथी बॉल निकालोगे तो 7। इसी तरह से जब लास्ट वाली बॉल निकालोगे तो एक बॉल अंदर बचेगी 1। अब टोटल वेज अब जब आप निकालोगे तो उन सबका प्रोडक्ट कर दोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 तक, तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें n ऑब्जेक्ट्स में से n ही ऑब्जेक्ट्स टोटल के टोटल सेलेक्ट करने हैं तो n p n हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है फैक्टोरियल n। ये बात आप ध्यान रखना बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमें सेलेक्ट करने हैं, यानी n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? फैक्टोरियल n निकल कर आती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके सब सेलेक्ट करने हैं, तो फैक्टोरियल n हो गया। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। तो ये प्रूव होता है बच्चों कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हुआ? यानी जब भी आपसे कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है, और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रूफ करके बताइए, तो आप यहां से उसे प्रूफ करके बता सकते हैं। आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां से आपको परम्यूटेशन समझ में आ गया। परम्यूटेशन क्या होता है? n ऑब्जेक्ट्स दिए, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास परम्यूटेशंस कहलाते हैं। अब जो NCR बच्चों हम यहां पर लिखते हैं NPR, इसमें r रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और n से छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कि अगर हम रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे पास 10 बॉल्स हैं, तो कोई ऐसा तो कह नहीं सकता ना कि -2 बॉल्स उठा लाओ। यानी बॉल्स कभी हम नेगेटिव में तो ला नहीं सकते, पॉजिटिव में ही तो ले जाएंगे। जैसे कोई हमसे कहेगा कि वहां पे जाओ 10 बॉल पड़ी है, तो वो ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि एक भी बॉल उठाना मत, 0 बॉल लेकर आ जाओ। वो हमसे ये तो नहीं कह सकता ना कि -1 बॉल उठा लाओ। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 हो गया उससे बड़ा होगा। अब अगर वहां पर 10 बॉल पड़ी है और मैंने किसी को भेजा कि जा बच्चों जाओ वहां से बॉल उठा लाओ, और मैंने उससे कह दिया कि जाके 50 बॉल उठा लाओ। अब वहां पे बॉल कितनी पड़ी थी? 10। क्या वो 50 बॉल ला सकता है? नहीं ला सकता। यानी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉल ला सकता है बच्चों? 10। तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? n हो सकती है। यानी r ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो सकता है बच्चों? r ज्यादा से ज्यादा n के बराबर हो सकता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम NPR लिखेंगे तो जो r की वैल्यू आएगी बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। 0 आ सकती है, उससे बड़ी आ सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम बच्चों कहां तक जाएगी? n तक जाएगी, n से बड़ी नहीं जा सकती। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब कोई आपसे पूछेगा कि r की वैल्यू 0 से n के बीच में क्यों जाएगी, तो आप ऐसे उसे समझा सकते हैं कि हमारे सामने 10 पेन पड़े हैं। अब क्या हम उसमें से 11 पेन उठा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने पेन उठा सकते हैं बच्चों? 10। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उठाने वाले की? 10। क्या हम उसमें से -1 पेन उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। अगर हमें कम से कम पेन कितने उठाने, तो हम एक भी नहीं उठाएं, 0। इससे कम तो नहीं उठा सकते ना बच्चों। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 से बड़ा होगा और n से क्या होगा? छोटा होगा। तो r की वैल्यू 0 या उसके इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी होगी, और मैक्सिमम वो किसके बराबर जा सकती है? n के बराबर या उससे छोटी। क्लियर हुआ बच्चों? ये बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। तो ये आपके पास हो गया बच्चों की परम्यूटेशंस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे निकली, r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज जो मैंने आपको मेन बताई है बच्चों कि परम्यूटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परम्यूटेशन की बात करेंगे बच्चों, तो परम्यूटेशन में कभी भी क्या नहीं होगा? रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा।
ठीक, ये आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि परम्यूटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ परम्यूटेशन के क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, तो आपको पता लगेगा कि परम्यूटेशन में कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड 5p3। अब क्वेश्चन आया हमारे पास कि 5p3 की वैल्यू निकालकर दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको करना क्या है कि आपको पता है कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है बच्चों। अब आपको पता है कि यहां पर दे रखा है 5p3, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 5 और r की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 और रिक्वायर्ड नंबर हो गए 3। वैल्यू पुट कर दीजिए फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया और नीचे बच्चों 5 माइनस 3 कितना आ गया फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ गया 60। यानी 5p3 की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट दे रखे उसमें से अगर हमें 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि 3 ऑब्जेक्ट हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल कर आ जाएंगे बच्चों 60 वेज आ जाएंगे। कि अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हमारे पास 60। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ p 5,3 इक्वल्स टू है pn, 4 के, और हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 इंटू 5p3 इक्वल्स टू pn, 4, और हमें बच्चों वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड करो, आप n की वैल्यू फाइंड कर बताओ। अब देखिए कि बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5p3 इक्वल्स टू np4, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5p3 इक्वल्स टू np4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों 2 इंटू फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 4, यही हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 2 इंटू 120 ओवर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4, यानी बड़े वाले फैक्टोरियल को हम कहां तक ले गए, ब्रेक करके छोटे वाले फैक्टोरियल तक ले गए। तो n और n माइनस 4 में बच्चों कौन सा फैक्टोरियल बड़ा होता है, n बड़ा होता है। n के बाद n माइनस 1 आया, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 आ गया, फैक्टोरियल लगा दिया। n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब हमें पता है बच्चों कि n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यही है बच्चों। अब हमें 120 के ऐसे फैक्टर करना है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए। तो 120 हमें पता है कि फैक्टोरियल 5 होता है, तो 5, 4, 3 और 2 हो जाएगा बच्चों। हम 120 को लिख लेंगे 5, 4, 3 और 2। देखिए 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 हो गया बच्चों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है। ये हो गया n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अब बच्चों सबसे बड़े वाले को सबसे बड़े से कंपेयर करा दीजिए। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है n, और 5, 4, 3, 2 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5। ऑन कंपेयरिंग बच्चों हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5 आ गई। n ही तो निकालना था बच्चों, ये आंसर हो गया। यहाँ पे समझ में आया हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया था 2 इंटू 5p3 परम्यूटेशन ऑफ 5,3 इक्वल्स टू परम्यूटेशन ऑफ n, 4। हमने इस फॉर्म में लिख लिया, सॉल्व करा बच्चों। 4 कंसेक्यूटिव फैक्टर आ गए, 120 के भी 4 कंसेक्यूटिव। एक तो तरीका ये था कि बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते, पर उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि पावर 4 हो जाती। तो मैंने आपको इसकी पहले ही शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि आपको क्या करना है, ये कंसेक्यूटिव होते हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर कर लीजिए। सबसे बड़े को सबसे बड़े से कंपेयर करा दीजिए या फिर सबसे छोटे को सबसे छोटे से कंपेयर करा दीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ परम्यूटेशन में हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ 10pr इक्वल्स टू 5040 फाइंड r। अब बच्चों यहां पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो 10pr है उसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 5040 के बराबर है। अब 10pr हमारे पास किसके बराबर है, 5040 के बराबर है। अब वो ये कह रहा है कि आप r की वैल्यू को फाइंड करो कि r की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। 10pr कितना दे रखा है आपको, 5040 दे रखा है।
यही तो दे रखा है कि 10 पी आर कितना है 5040। हमने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस आर इक्वल्स टू 5040। अब फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस आर कहां तक जाएगा हमें ऐसा तो कुछ पता नहीं है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 को हमने ब्रेक करा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख लिया अपॉन में फैक्टोरियल 10 माइनस आर। ऐसा इसलिए करा 7 पे इसलिए रोक दिया कि हमें पता है कि 5040 जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल 7 की होती है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो सकता है बच्चों। ये कैंसिल हो गया, ये वाला इधर चला जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो गया बच्चों, फैक्टोरियल 10 माइनस आर हो गया। इतनी बात आपको समझ में। अब यहां पे आप देखोगे तो ये आपका 720 आ जाएगा इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10 माइनस आर। 720 कितना होता है बच्चों, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस आर। अब ये दोनों बराबर आ गए तो ऑन कंपेयरिंग बच्चों हमने कंपेयर कर दिया तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 माइनस आर के बराबर आ गई। आर इधर आ गया बच्चों तो 10 माइनस 6 यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपके पास आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था कि 10 पी आर की जो वैल्यू 5040 है तो हमें आर निकालना था। हाँ 10 पी आर की वैल्यू 5040 ये हमने सॉल्व करा। यहाँ पर इसको हम 7 तक इसलिए ले गए कि 5040 हमें पता है फैक्टोरियल 7 होता है तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इधर आ गया 720 को हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, हमें पता है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है। अब ये दोनों फैक्टोरियल अगर बराबर है तो इसका मतलब उनके अंदर की वैल्यू बराबर होगी, तो हमने कंपेयर करा लिया बच्चों। 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस आर आ गई, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, आर की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। समझ में आया बच्चों ये कैसे हुआ सॉल्व। तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों कैसे आते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा अराइज होता है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि इफ 56p r प्लस 6 रेशियो 54p r प्लस 3 इक्वल्स टू 30800 रेशियो 1 फाइंड r। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है 56p r प्लस 6 रेशियो 54p r प्लस 3, इसकी जो वैल्यू है वो 30800 रेशियो 1 के बराबर है। अब वो ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है और आप किसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए, आर की वैल्यू फाइंड करके बताइए। अब देखिए हम ये कैसे करेंगे बच्चों। अब रेशियो दे रखा है तो हम इसे डिवाइड में लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने लिख दिया 56p r प्लस 6 डिवाइड में 54p r प्लस 3 इक्वल्स टू 30800 ओवर 1, इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे 56p r प्लस 6 दे रखा है तो n की वैल्यू 56 हो गई और रिक्वायर्ड नंबर की हो गई r प्लस 6। फॉर्मूला लगा दिया बच्चों हमने, तो ये हमारे पास हो गया फैक्टोरियल 56 डिवाइड में फैक्टोरियल 56 माइनस r प्लस 6। इधर नीचे बच्चों डिवाइड में आया फैक्टोरियल 54 डिवाइड में फैक्टोरियल में 54 माइनस r प्लस 3 इक्वल्स टू 30800 ओवर 1, यही हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर आप देखोगे तो ये और ये वाले टर्म न्यूमरेटर में और ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में, तो हो गया फैक्टोरियल 56 इंटू फैक्टोरियल 54 माइनस आर माइनस 3 तो 51 माइनस आर। ये आ गया बच्चों फैक्टोरियल 54 इंटू फैक्टोरियल में 56 माइनस आर माइनस 6 तो 6 कट जाएगा बच्चों 50 माइनस आर इक्वल्स टू 30800। अब आप देखिए कि 56 और 54 में बड़ा कौन सा है, तो 56 बड़ा है बच्चों। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करके कहां तक ले जाएंगे, छोटे वाले फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। तो इसमें हमने बच्चों 56 बाहर ले लिया, 55 बाहर ले लिया, तो हो गया फैक्टोरियल 54, नीचे फैक्टोरियल 54 लिखा था बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 51 माइनस आर और 50 माइनस आर में कौन सा बड़ा है बच्चों, ऑब्वियसली बात है 51 माइनस आर बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में से आर माइनस हो रहा है तो 51 में से आर माइनस होगा तो ज्यादा बड़ी वैल्यू बचेगी। 51 माइनस आर बच्चों अपने बाहर लिखा तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल में 50 माइनस आर, नीचे कितना आ गया फैक्टोरियल 50 माइनस आर इक्वल्स टू 30800। अब देखिए 50 माइनस आर कैंसिल और 54 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमारे पास आ गया 56 इंटू 55 इंटू में 51 माइनस आर इक्वल्स टू 30800। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब हमने कैंसिल करना चालू करा बच्चों, 11 से कहा था, देखिए 11 से 5 बार जाएगा, 11 2 जा 22 एज बचेगा, 11 8 जा 8800। अब हमने 5 से कैंसिल करा, 5 5 जा 25 बच्चों, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, ये आ गया 0। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। 56 से जाएगा तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी 51 माइनस आर कितना हो गया 10, तो 51 माइनस 10 इक्वल्स टू आर, तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आ गई 41।
तो यहां से हमें पता लग गया बच्चों कि आर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 41 निकल कर आएगी। दोबारा देखिए आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमें दे रखा था 56p r+6 रेशियो पे 54p r+3। इसकी जो वैल्यू थी बच्चों वो हमारे पास किसके बराबर थी, 30800:1 के बराबर थी। अब वो ये कह रहा था कि आर की वैल्यू आप फाइंड करके बताइए। तो हमने क्या करा, रेशियो था तो डिवाइड में लिख लिया, एनपीआर वाले फॉर्मूले से ओपन कर दिया, ये दोनों न्यूमरेटर में, ये दोनों डिनोमिनेटर में चले गए। बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करा छोटे वाले तक, तो हमने देखा कि 56 और 54 में 56 बड़ा है तो उसको 54 तक ले गए। 51 माइनस आर और 50 माइनस आर में 51 माइनस आर है तो उसको 50 माइनस आर तक ले गए। जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल हो गया। इसके बाद तो अलजेब्रा थी, सॉल्व करा, आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 41। तो क्लियर हुआ आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब देखिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में वो पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में भी वो पूछा जा चुका है बच्चों। तो आप देखिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो हम करने वाले हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा है, इफ PM स्टैंड्स फॉर MPM then prove 1 plus 1.P1 plus 2.P2 plus 3.P3 up to n.Pn equals to factorial n plus 1। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कहीं भी PM लिख रहा है तो PM किसकी शॉर्ट फॉर्म है, MPM की, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी M है और रिक्वायर्ड भी M है। अब हमें यहां पे दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है 1 plus 1.P1 plus 2.P2 plus 3.P3 अब सही n.Pn की वैल्यू किसके बराबर होगी, फैक्टोरियल n plus 1 के बराबर होगी। यानी हमें LHS से RHS लेकर आना है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर PM लिख रहा है इसका मतलब है कि MPM है, इसका मतलब फैक्टोरियल M ओवर फैक्टोरियल M माइनस M, तो ये हो गया फैक्टोरियल M ओवर फैक्टोरियल 0 यानी कि फैक्टोरियल M। यानी कहीं भी अगर PM लिख रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी है बच्चों, इसकी वैल्यू आनी है आपके पास फैक्टोरियल M। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हमने LHS लिया 1 plus 1.P1 2.P2 3.P3 और अब टू ये कहां तक जाएगा बच्चों, n.Pn तक जाएगा। अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी बच्चों, P1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1, 2.Factorial 2, 3.Factorial 3, ऐसी n.Factorial n, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, 1 में फैक्टोरियल 1 का इंटू 2 में फैक्टोरियल 2 का, 3 में फैक्टोरियल 3 का और ऐसी n में फैक्टोरियल n का, यानी जो नेचुरल नंबर है उसमें उसी के फैक्टोरियल का इंटू हो रहा है। तो बच्चों इसे समेशन करके हम ऐसा नहीं लिख सकते 1 अपॉन समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n r इंटू फैक्टोरियल r। बताइए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर हमने इसे समेशन की फॉर्म में लिखा तो हमने लिखा 1 प्लस समेशन r की वैल्यू 1 से n तक ले जाइए r डॉट फैक्टोरियल, जैसे 1 रखा देखिए तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसी n तक ले जाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको देखिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, अब ये बाहर वाला r है उसमें +1 और -1 कर दीजिए और फैक्टोरियल r, यानी जो ये r था इसमें हमने ऐड 1 कर दिया और सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया और बाहर किसका इंटू आ गया, फैक्टोरियल r का। इतना कर सकते हैं बच्चों। अब हमने इसे लिखा बच्चों 1 अपॉन वो 1 प्लस समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल r, इस r प्लस 1 में फैक्टोरियल r का इंटू कर दिया माइनस फैक्टोरियल r, तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल r प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल r। यही आ गया बच्चों। यहां पर r प्लस 1 का r में इंटू हुआ तो फैक्टोरियल r प्लस 1 और माइनस फैक्टोरियल r आ गया। अब हमने वैल्यू पुट करी बच्चों, r की जगह 1 पुट करेंगे तो जो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, 2 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, 4 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 4 माइनस वो 3 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 3, ऐसे ही लास्ट वैल्यू बच्चों हमें क्या पुट करनी है, n, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n, इतना ही हो जाएगा बच्चों। अब आप इसे अगर ओपन करेंगे बच्चों तो देखिए फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटेगा, फैक्टोरियल 3 से 3 कटेगा, ऐसे 4 से 4, यानी हर पॉजिटिव टर्म अपने आगे आने वाले नेगेटिव से कट रहा है, हर नेगेटिव अपने आने वाले पॉजिटिव से कट रहा है। यही तो होगा बच्चों। क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का फैक्टोरियल 1 और प्लस में बच्चों क्या बच जाएगा, प्लस में आपके पास यहाँ पे बच जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, क्योंकि ये प्लस होगा यहाँ पर।
1 से 1 कैंसिल हो गया तो बच्चों कितना आ गया, फैक्टोरियल n+1, यानी ये इक्वल आ गया RHS के। समझ में आया बच्चों? दोबारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर कहीं भी पीएम लिख रहा है तो ये स्टैंड कर रहा है एमपीएम के लिए। तो यहां से हमने रिजल्ट निकाला कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल m, क्योंकि एमपीएम कितना हो गया, फैक्टोरियल m अपॉन में फैक्टोरियल में m माइनस m, फैक्टोरियल m ओवर फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल m आ गया। अब हमने देखा तो बच्चों ऊपर हमें अब प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1 + 1.p1 2.p2 3.p3 ऐसे ही n.pn की वैल्यू फैक्टोरियल n+1 के बराबर आएगी। हमने LHS ले लिया बच्चों। अब LHS लिया तो बच्चों हमने क्या करा, P1 को फैक्टोरियल 1 लिखा, P2 को फैक्टोरियल 2 इस वाले फॉर्मूले से लिख लिया। हमने एक समेशन की फॉर्म बनाई, क्योंकि हर नेचुरल नंबर में उसके फैक्टोरियल का n2 हो रहा था, तो r इंटू फैक्टोरियल और r की वैल्यू 1 से n तक। इस r में +1 और -1 कर दिया, इस r+1 के साथ फैक्टोरियल r का n2 करा, -1 के साथ फैक्टोरियल r का n2 करा, ये फैक्टोरियल r+1 हो गया। अब r की वैल्यू हमने 1 रखी तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा, n रखेंगे तो फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। अब देखिए 2 पॉजिटिव का था, यहां पे नेगेटिव का कट गया, पॉजिटिव वाला अपने आगे वाले नेगेटिव से कटा, तो 3 अपने आगे वाले नेगेटिव से कटेगा, 4 अपने आगे वाले नेगेटिव से कटेगा, n+1 के आगे टर्म ही नहीं है तो ये बच गया। अब हम ऐसा ही बोल सकते हैं, हर नेगेटिव टर्म अपने पहले वाले से कट रहा है, 2 पहले वाले से, 3 पहले वाले से, तो फैक्टोरियल n पहले वाले से कट गया। अब यहां पे देखिए 1 बचा, यहां पे फैक्टोरियल 1 बचा, यहां पे फैक्टोरियल n+1, 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया, फैक्टोरियल n+1 बच गया। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया बच्चों, RHS निकल कर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों की परम्यूटेशन क्या होता है, उसे हम कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें एनपीआर का क्या फॉर्मूला होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं। परम्यूटेशन आपको नंबर ऑफ वेज निकालने आ गए कि नंबर ऑफ वेज हम क्या कहते हैं कि अगर हमें n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो उसके कितने तरीके, उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों अच्छे से, मैंने पूरा डिटेल में बताया, सारी चीजें आपको एग्जांपल देके समझा दी, तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसे बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये कॉम्पिटिशन फोकस टॉपिक है, यहां पर कॉम्पिटिशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला है और बाकी सब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जितना मैंने पढ़ाया बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो नोट्स मैंने बताए हैं वो आप उसे कॉपी कर लीजिएगा और उन्हें लर्न कर लीजिएगा, यानी फैक्टोरियल की वैल्यू, एनपीआर क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने हैं। और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।